नमस्कार, आप देख रहे हैं निश्चय टाइम। आज हमारे साथ राज्यसभा सांसद दिनेश शर्मा जी मौजूद हैं, जिन्होंने इस समय जो हालात चल रहे हैं, खासकर हिंदू और मुसलमानों के बीच में आई लव मोहम्मद और भारतीय जनता पार्टी के बहुत से मुद्दों को लेकर हमारे साथ विशेष चर्चा की और हम उनसे जानना चाहेंगे कि वो आने वाले वक्त में किस तरह की चीजों के और किस तरह की जिम्मेदारियों को उठाने के लिए भी तैयार है। पेश है उस पर खास रिपोर्ट। लखनऊ के महापौर से लेकर राज्यसभा सांसद तक का सफर आप किस तरह है? देखिए, महापौर तो मैं 2006 में बना, यहाँ आवास में आप बैठे यहीं पे बैठा था और अचानक श्रद्धेय अटल जी का फोन आया। PNT फोन पे, मोबाइल फोन पे ज़्यादा प्रचलन नहीं था और उन्होंने कहा कि डॉक्टर तुझे चुनाव लड़ना है और कल तुझे नामांकन करना है। कल के बाद यानी परसों, तो एक दिन में कैसे करेंगे? और मैंने तो कोई तैयारी नहीं करी, पैसा कहाँ से इतनी जल्दी इकट्ठा होगा? 10 दिन 15 दिन का कुछ चुनाव रह गया है। उनका चुनाव पैसे से नहीं लड़ा जाता है, इमेज से लड़ा जाता है। मैंने कहा जैसा आपका आदेश, लेकिन आपको आना होगा। और अटल जी मेरे चुनाव में 104 के आसपास बुखार था, लेकिन वो आए और 2-4 लाइन का जो भाषण दिया वो मेरी जीत का कारण पहले चुनाव में बना। 2006 में 2012 में मैंने पहले ही कह दिया था कि मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहता, किसी और को स्थान देना चाहिए। लेकिन उसमें परिस्थिति अचानक ऐसी आ गई कि 9 सीटों में से 8 सीटें विधानसभा की भारतीय जनता पार्टी या हम लोग हार गए। और ये दुर्भाग्य था कि 3 सीटों पर संभवतः जमानत भी बचने में मुसीबत बनी और मानी कलराज मिश्र जी की 1 सीट जीती थी और थोड़े दिन के बाद मेरा चुनाव। जब चुनाव हुआ तो क्योंकि मैं 1 साल पहले मना कर चुका था, तो लोगों को समझा कि शायद ये चुनाव के हार के डर से मना कर रहे हैं। ठीक है, ऐसा बात नहीं है। तब तक किसी ने पीछे से, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कार्यालय के बीच में बात हो रही थी और मैं समझता हूँ कि चुनाव समिति की बैठक के बाद जो लोग निकल रहे थे तो वो मुझसे कह रहा था चुनाव लड़ना है, तो मैं कह रहा था नहीं मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। तो अच्छी खासी भीड़ लग गई थी। तो किसी ने पीछे से कहा कि साहब चुनाव क्या लड़ेंगे, जवान जब हो जाएगी। तो मुझे गुस्सा आया, मैंने कहा नहीं, मैं लड़ूंगा तो रिकॉर्ड बनेगा। किसी ने मेरा उपहास किया कि अरे साहब कैसे, जब इतना बुरी तरह हम लोग 8 सीटों पे हारे हैं विधानसभा की, आप कहाँ जीत जाएंगे? लेकिन तब तक एक वरिष्ठ नेता ने मुझसे कहा कि नहीं डॉक्टर साहब, आप कम वोटों से हार गए। तो कहा मैं हारने के लिए थोड़ी लड़ूंगा, मैं तो लड़ूंगा तो जीत के लिए लड़ूंगा। तब तक मानी कलराज मिश्र जी का आदेश हुआ, क्योंकि मेरे अभिभावक तुल्य है और मेरे राजनीतिक जीवन में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो उन्होंने कहा मेरा आदेश है, तुमको लड़ना है। आदरणीय लालजी टंडन जी को मैं बाबूजी बोलता था, चाचा जी। तो उनका जो तेरे कोई भी नादानी नहीं करोगे, हम दोनों जने कह रहे हैं आपको लड़ना चाहिए। ठीक है, लड़ूंगा, लेकिन बाद में जो साहब बोल रहे इनको मैं बता दूं, मैं प्रचार 8 बजे सुबह के पहले नहीं निकलूंगा, 8 बजे के बाद शाम को निकलूंगा। अटल जी बीमार हैं, किसी नेता की सभा नहीं करूंगा, कार्यालय नहीं खोलूंगा, हैंड पोस्टर है, झंडा बैनर इसका प्रचार नहीं करूंगा, सभाएं किसी की नहीं कराऊंगा, किसी भी नेता की। तो लोग समझने लगे चंदा नहीं लूंगा। तो लोगों को लगा कि ये बहकी बात कर रहे हैं। दूसरे दिन अखबार की हेडिंग भी थी कि डॉक्टर दिनेश शर्मा का गरूर बोला लड़ेंगे तो रिकॉर्ड बनेगा, कार्यालय नहीं खोलेंगे। इस प्रकार का उन्होंने मेरी आलोचना में शब्द निकाले थे। लेकिन मेरे में आत्मविश्वास था अटल जी के आशीर्वाद का। वो अस्पताल में भर्ती थे और संभवतः उस समय बोलने की स्थिति में भी नहीं थे वो।
तो लोगों ने कहा ये सब अटल जी को सुख मिलेगा अगर आप जीतेंगे तो। उन्होंने कहा नहीं, अत्यंत सुख मिलेगा उसको, और ईश्वर की अनुकंपा और लखनऊ के लोगों की कृपा कि चुनाव में 110 सीटें थी, उसमें से 4 सीटें में महापौर के तौर पे जीता। और जो माननीय पार्षद थे हमारे, उनकी संख्या थोड़ा जरूरत से ज़्यादा कम आई, कुछ ज़्यादा आनी चाहिए थी। वो माहौल ऐसा बना था, झूठा प्रचार, धन का, उस समय का माहौल था कि ये सपा बसपा कांग्रेस सब यूनाइट हो रहे थे, तो एक नैरेटिव बन गया। हाँ, एक नैरेटिव बन गया तो कि उस समय चुनाव का बड़ा वो था। यहाँ तक वोटिंग के बाद भी लोग, अखबार का यही था कि भाजपा का नगर निगम का साम्राज्य टूटेगा, ये हेडिंग था। और था कि कहीं, अच्छा मैंने पोलिंग लगाने के लिए भी पैसा किसी को नहीं दिया था, पोलिंग बूथ के लिए। तो कई जगह तो मेरे बूथ ही नहीं लगे थे कि जो, क्योंकि बूथ का एक बूथ का खर्चा भी 10,000 का था, तो मैंने किसी को 2 रुपए नहीं दिए थे, तो बहुत जगह नहीं लगे। लेकिन मेरे मन में पता नहीं क्यों आत्मविश्वास था कि मैं जब जाता था तो मैंने सरोजनी नगर पे एक जगह देखा, वो 2 गाड़ियों से चल रहा था कि साइकिल का चुनाव निशान बना है और प्रत्याशी का, पार्षद का नाम है, और ऊपर मेरी फोटो है। मेरे ड्राइवर ने कहा सर आपका साइकिल के साथ फोटो, तो मैं समझा कि शायद कोई मेरे तरफ आने को है। आगे चला तो पता लगा हाथ का पंजा, फोटो मेरी। तो मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ। मैं एक कार्यक्रम में जा रहा था वहाँ, क्योंकि मैं सभा नहीं कर रहा था, लेकिन कई हजार लोग इकट्ठा थे वहाँ। कांग्रेस का झंडा भी था, समाजवादी का भी था, सभी का झंडा दिखाई पड़ा मुझे। तो मैं समझा कि मैं बीजेपी की सभा में आके कहीं बीजेपी का झंडा भी थे। मैं कहाँ आ गया? मैंने ड्राइवर से पूछा, क्योंकि सरोजनी नगर में उसी विधानसभा में हमारी बहुत बड़ी, लाखों से हार भी थी, बहुत बड़ी हालत थी। तो वहाँ पे सब लोग इकट्ठा हो गए। मैं जाए वापस लौट ही रहा था, तब तो लोग करेंगे साहब आपके लिए तो सब आपको बोल रहा है, हम सब आपका समर्थन कर रहे हैं। तो जो मुझे करना चाहिए था वो सारी चीज़ें मैंने भाषण में बोली। आखिर में मैंने भारतीय जनता पार्टी के लिए मत देने को कहा। तो कई खड़े हो गए, साहब मैं तो बीजेपी में नहीं हूँ लेकिन आपको कर रहा हूँ, और मैं नीचे प्रत्याशी को करूँ ना करूँ करना, मैं पार्टी संगठन का व्यक्ति हूँ, मैं अपने लिए अकेले नहीं मांगूंगा, मैं पार्टी के लिए मांगूंगा। लोगों ने क्या सोचा क्या नहीं सोचा, मैं गाड़ी में बैठकर चला आया। लेकिन ये मेरा सौभाग्य था कि वहाँ बहुत बड़ी चीज से जीता। वो कहीं ना कहीं आपका जो अटल जी ने आपसे कहा था ना कि लिमिट से जीतते हैं। मुस्लिम क्षेत्रों में 2006 में मुझे नहीं मिले थे वोट। तो उसके बाद मैं मुस्लिम बाहुल क्षेत्र में मैं बनवाने के लिए गया, तो मुझे पुलिस अधिकारी ने कहा साहब आप वहाँ ना जाइए। लेकिन क्यों? बोले साहब वहाँ पे 99% क्या 99.99 मुस्लिम बंधु रहते हैं और आप बीजेपी के हो। तो मैंने कहा बीजेपी का मतलब मैं दुश्मन थोड़ी हूँ। तो उन्होंने कहा कि नहीं आप मत जाइए। मैंने कहा मैंने वहाँ पे पार्क बनवाई है, मैंने वहाँ पर सड़क बनवाई है, नाली बनवाई है, सीवर ठीक कराया, मैं उसका उद्घाटन लोकार्पण करूँगा। तो बोले साहब मैं आपको भी सुरक्षा के लिए, मुझे उसमें बीजेपी का शासन नहीं था, विपक्ष की जो आज पार्टी है उनका शासन था। तो उन्होंने मुझसे कहा कि मुझे फोर्स बुलानी पड़ेगी। मैंने कहा मुझे अपनी फोर्स की जरूरत नहीं है, मेरे पास एकमात्र गनर था, महापौर के नाते मिला था शासन से। मैंने कहा भैया तू भी जा, मैं जा रहा हूँ, इतना खतरा है तो मैं तेरी जान क्यों तो करूँ, मुझे अकेले ही जाने दे। तो मेरा ड्राइवर, हमने कहा ड्राइवर सर तुम भी ना चल पाओ तो मैं कार चला के जाता हूँ, मैं अपने लखनऊ में घूम रहा हूँ और आप सही बात, अपने लोगों के बीच में हूँ। मैं ड्राइवर का नहीं सर चलूँगा, आपको सब मानते हैं, आप चलूँगा। तो फिर हम लोग अंदर पहुँचे। गनर भी मेरा अकेला था, सादी वर्दी में वो आया था उस दिन जान के कि कोई ये ना समझे कि मैं पुलिस का हूँ। तो पीछे से पहुँचा, तब तक देखा कि 300-400 लोग
खड़े थे, कोई लुंगी पहना था, कोई टोपी लगाया था, कोई कुछ करे था, बच्चे औरत पुरुष सभी थे। गाड़ी के आगे हाथ रख के खड़े हो गए, रोक दिया। ड्राइवर डरा, सर अब क्या किया जाए? कुछ नहीं किया जाए, आप गाड़ी के अंदर बैठे रहो, आपकी सुरक्षा जरूर, मैं निकलता हूँ। मैं निकला तो मैंने कहा आप बताओ क्या बात है? बोले साहब सड़क क्यों बनवा रहे हैं? हम बात क्योंकि आपके बच्चे अच्छी तरह सड़क पे चल सके। सीवर आपका सीवर इसलिए घर में आपके मैला कुचला जाता है, इसलिए सीवर को ठीक करना मेरा कर्तव्य था। आपने हाई मास्क क्यों लगवा दिया? हम कहा इसमें गलत संगत में बच्चे बैठ के, आपके मोहल्ले के लोगों ने मुझे शिकायत की थी कि आप कुछ लोग जुआ खेलते हैं, तो कम से कम आप उनके चेहरे तो देख सको, इसलिए हाई मास्क लगवाया। पार्क आपके बच्चे खेल सके, इसलिए मैंने ये लगाया है। तो तब तक एक बुजुर्ग लुंगी पहने थे, बनियान और टोपी लगाए थे, दाढ़ी लंबी लंबी थी, जाहिर सी बात मुस्लिम वर्ग के थे। उनका मेयर साहब आप गलत जगह आ गए हो, आपको यहाँ से एक भी वोट नहीं मिला है। मैंने कहा मैं जानकर आया हूँ और ये मैं देख कर आया हूँ कि मुझे, लेकिन एक वोट आप करो, 2-3 वोट मिले हैं मुझे आपके बूथ से। तो बोले नहीं साहब बहुत, उनका ये भी मैं जानता हूँ अगले बार भी आप मुझे वोट नहीं दोगे। तब तक एक मुस्लिम बहन पर्दा नशी छज्जे पे खड़ी थी, बोली भाईजान ये झूठ बोल रहे हैं, मैंने और मेरी सहेली ने आपको वोट दिया था, मेरे शौहर ने आपको वोट नहीं दिया था। और आप पूछिए, मेरे शौहर नीचे खड़े हैं, इन्होंने कहा कि तुम उनको दे रही हो। तो मैंने कहा वो शरीफ आदमी हैं, ये जो नरक ऐसी सड़क है ये आज़ादी के बाद से कभी बनी नहीं, देख लेना वो मेयर बन के बनाएंगे। आज मैं जीत गई भाई साहब, भाईजान। तो मैंने आपको वोट दिया था, मेरे शौहर ने नहीं दिया था। तो मैंने कहा चलिए आपने दिया, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ और मैं चलता हूँ। तब लोग बोले नहीं साहब मैं आपका धन्यवाद करता हूँ और आपको अगली बार आना नहीं पड़ेगा। फिर 2012 का चुनाव में मेरे खिलाफ एक मुस्लिम प्रत्याशी भी उस क्षेत्र का था, तो मुझे 80% वोट मुस्लिम वर्ग के उस बूथ पर मिला और 20% में बाकी सबको मिला। मैं जो मेरे मन में है ना कि अटल जी का जो स्वरूप था मुझे बहुत बड़ा था और उस रास्ते पे चलकर मैंने देखा है कि लोगों की सहानुभूति मिलती है। मतलब जो नैरेटिव है उसको चेंज किया जा सकता है, परसेप्शन चेंज हो सकती है लोगों। नहीं क्यों नहीं, देखिए मोदी जो जी का आपने कहा है कि मोदी जी का जो कहना है ना, हमेशा मोदी जी बोलते हैं ना कि 140 करोड़ के लिए कहना है, कभी कहते हैं कि हिंदू के लिए करना है कि मुस्लिम के लिए करना है। आप कोई भी योजना देख लो जी, राशन मिल रहा है, मैं समझता हूँ 18% 19% की आबादी मुस्लिम वर्ग की है और तो 24-25% राशन जो है वो मुस्लिम वर्ग में जा रहा है। और मकान जो है उनकी आबादी से ज़्यादा मकान उनको मिले, गैस सिलेंडर आबादी ज़्यादा उनको मिले, जो किसान सम्मान निधि है उनको ज़्यादा मिला, ये जो सुविधाएं है शौचालय उनके घर में ज़्यादा बने, आयुष्मान कार्ड का सबसे ज़्यादा लाभ अगर किसी को मिल रहा है तो मुस्लिम समुदाय को मिल रहा है। तो इसका मतलब है सरकार भेदभावपूर्ण चीज़ नहीं कर रही, एक चीज़ है। दूसरी चीज़ भी ये होगा कि अभी आपके आने पे ही साहब पूछ रहे थे कि साहब फिर पुलिस इतनी सख्ती क्यों कर रही है? सख्ती शरीफ आदमी पे नहीं है, शरीफ धर्म पे या अल्पसंख्यक या मुस्लिम पे नहीं है। भगवान महादेव, भगवान विष्णु जो आराध्य हैं वो हिंदू धर्म के लिए सर्वोपरि है। पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब सबके पूजनीय है, मैं स्वयं उनका बहुत बड़ा मानने वाला हूँ। लेकिन इजहार अगर पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब का है तो उसमें हिंसा कहाँ से आ जाती है, पत्थर कहाँ से आ जाते हैं, दुकानों में आग लगाने का या उसका वो कहाँ से आ जाता है? प्यार मोहब्बत ईश्वर के प्रति बहुत अच्छी चीज है, लेकिन दिखावा हम पैगंबर का नाम उनके नाम से ले रहे हैं, आप सुन रहे हो? हम हजरत भी नहीं कह रहे हैं उनको, पैगंबर भी नहीं कह रहे हैं,
नबिया जो और एक हाँ, उच्चारण जी, होता है, जी। केवल मोहम्मद क्या कोई साधारण व्यक्ति है जिनका आप नाम ले रहे हो? जैसे हम, और फिर आप धनुष में जा रहे हो और वो फेंक कर चले जा रहे हो, जमीन पे पड़ रहा है। आपको क्या सोचने की जरूरत नहीं है। मौलाना फरंगी महली साहब का बहुत संतुलित बयान आया है जी, ये अल्लाह का प्यार का कोई प्रतिबंध भारतवर्ष में नहीं है भाई। खूब इजहार करना चाहिए ईश्वर के प्रति, अल्लाह के प्रति, सब करो ना। लेकिन जो एक षड्यंत्र विदेशी चल रहा है भारतवर्ष में, कि वो नेपाल से समझते हैं कि भड़का के अराजकता फैला दो, बांग्लादेश में अराजकता फैला दो, लंका में अराजकता फैला दो, बदल दो, इमरान की सरकार को पाकिस्तान में पलट दो, अराजकता फैला दो, अफगानिस्तान में अराजकता फैला दो, क्या हिंदुस्तान में भी आप फैला दोगे क्या? ये मोदी का राज है, संभव नहीं है। मैं ऐसे बंधुओं को, चाहे वो हिंदू है चाहे मुसलमान है, मत आइए इस बीच में, इनके चक्कर में मत पड़िए। ये सियासती लोग जो आपका ये धर्म के नाम पर आपको भड़काना चाहते हैं, आपको पैगंबर साहब का नाम लेकर और उस पे महिलाओं को आगे करके, बच्चे को आगे करके अराजकता फैलाने का जो लोग षड्यंत्र करें, उनके षड्यंत्र में मत आगे। बहुत अच्छा आपके सभी को मैं कहता हूँ, बहुत अच्छा संदेश है। मुस्लिम हमारा बराबर का हकदार है, पढ़े लिखे आगे बढ़े, हाथ में पवित्र कुरान, हाथ में कंप्यूटर, दूसरे हाथ में देश के से अब्दुल कलाम बने ना, अशफाकुल्लाह खान बने ना, अब्दुल हमीद बने ना, किसने रोका है? ब्रिगेडियर उस्मान का भारत है भाई, ये चंद्रशेखर आजाद, बटुकेश्वर दत्त, सावरकर, ये गांधी बाबा का है। तो आप नाम ले रहे हो किसका? मैं नहीं कहना चाहता, मैं इस विवाद में भी नहीं पढ़ना चाहता, लेकिन जो मुझे थोड़ी सी बहुत ज्ञान है पैगंबर साहब के, हजरत मोहम्मद साहब के बारे में, उनके ऊपर कोई महिला कूड़ा फेंकती थी, बिल्कुल ये उससे नाराज नहीं होते, लेकिन कूड़ा नहीं फेंका तो उसके वहां वो पहुंच गए, उसकी तीमारदारी करा तो वो उनकी भक्त बन गई। उन्होंने नफरत का जवाब मोहब्बत से दिया। आप क्या कह रहे हो? उनके मोहब्बत वाले का जवाब आप नफरत से दे रहे हो, नहीं चाहिए। आप सच्चा अनुयायी नहीं हो सकते अगर किसी ने बहुत किया। अच्छा आपकी बात कही कि एक नया नैरेटिव जो आपने बनाया है, वो नहीं करना चाहिए किसी को। अगर कोई भी है तो किसी को भी मैं कहूँगा, और कहीं पर भी किसी को, किसी भी धर्म को एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी से बचना चाहिए, और ऐसे प्रसंगों में धर्म गुरुओं को आगे आना चाहिए, और हमारा सभी नागरिक मिलकर देश को मजबूत करें। मिसाइल मैन अब्दुल कलाम के तरीके से भारत का नाम रोशन करे ना। कल भी मुझे अब्दुल हमीद साहब के परपोते मिले थे, मैंने उनका सम्मान किया। अशफाकुल्लाह खान साहब के परिवार को मैं कारगिल शहीद वाला जो दिवस होता है उसमें सम्मानित करता हूँ। तो देश के प्रति जो चैतन्य भाव है, अल्पसंख्यकों में शक्ति है, देश के प्रति समर्पण की ऐसा थोड़ी है कि नहीं, लेकिन ये बहकावे वाले लोग हैं कि कौवा कान ले गया तो ले गया, कह दिया FIR हो गई, कहीं FIR नहीं हुई और दंगा कर दिया आपने। इससे बचना चाहिए। वो एक अफवाह जो कानपुर से चली वो पूरे देश भर में फैल गई। अब नहीं, अफवाहों पे नहीं आना चाहिए। सब अच्छे लोग हैं और नौजवान बच्चे अच्छा भी निकल रहे हैं। और कल मैंने देखा कि भारत पाकिस्तान के मैच में भारत की जीत के बाद नौजवान यहाँ के वो जश्न भी मना रहे थे, ऐसा नहीं है। तो सवाल ये था कि शिक्षा को से आपने राजनीति को किस तरह प्रेरित किया, और या फिर राजनीति ने आपको शिक्षा की तरफ प्रेरित किया? मैं समझता हूँ शिक्षा और राजनीति अलग अलग कहाँ है। अगर एक शिक्षित व्यक्ति राजनीति में आएगा, शिक्षित और दीक्षित दोनों, दीक्षित मतलब जाति वाला नहीं, दीक्षित मतलब संस्कार युक्त, किसी भी जाति धर्म का है, तो राजनीति की शुचिता और पारदर्शिता बढ़ेगी। राजनीति को पेशा बनाकर अगर कोई आएगा कि धन का संग्रह करना है मुझे, उन्माद पैदा करना है मुझे, और मुझे किन प्रकार पद का हासिल करना है, तो ऐसी राजनीति से मैं हमेशा दूर रहा हूँ। जिस दिन मैं उप मुख्यमंत्री नहीं था, तब 25 तारीख थी या 19 तारीख से मार्च का महीना था, दूसरे दिन से मैं दौरे पे निकल गया। खाली एक दिन ही रखा। आज भी देखो आपको 6 कार्यक्रम करके आया, 3 कार्यक्रम और करूँगा, 9 कार्यक्रम करूँगा। व्यक्ति पार्टी ने दिया है ना मुझे, बहुत, मुझे पार्टी को देना है।
तो इस सब चीज़ों से ऊपर रखना चाहिए व्यक्ति को। मैं ये सोचता हूँ कि आप कर्म करते जाओ ना। मैंने कल के बारे में सोचा अरे मैं तो प्रदेश का अध्यक्ष था, मैं तो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष था, अरे मैं तो पर्यटन में तो मंत्री था, यहाँ पे मैं डिप्टी सीएम था। मैं कभी नहीं सोचता ना। मैं सोचता अरे मेरा भविष्य में क्या होगा, क्या करूँ, अभी तो ये हूँ। मैं आज का व्यक्ति आज की नहीं सोचता, कल की बात करता है। कल ये था, आज वो व्यक्ति बैठा है, वो कल क्या होगा इसके लिए चिंता करता नहीं। मैं आज जो हूँ, मैं आज को अच्छा करने के लिए कोशिश करता हूँ कि मैं आज ज़्यादा से ज़्यादा क्या दे सकता हूँ एक पार्टी को, अपने समाज को, अपने कुटुंब को, अपने देश को। वो जो भी बन पड़ता है, जब थक जाता हूँ रात को तब सो जाता हूँ, जब तक नहीं थकता तब तक काम करने की कोशिश करता हूँ। आपने जो बात कही वो जैसे हम लोगों को टाइम मैनेजमेंट में कहा, एक बात कही जाती थी कि यस्टरडे हिस्ट्री, टुमारो इज मिस्ट्री, टुडे इज गिफ्ट। तो आपने बिल्कुल वही मैनेजमेंट की डिफिनेशन भी कहती कि साहब आज पे आप कीजिए और आज आप देखो क्या है कि आप समझते हो कि हम सुखी रहे, हर आदमी सोचता है, लेकिन वो अपने सुख की जिम्मेदारी दूसरे को दे देता है, अपने सुख की जिम्मेदारी दूसरे के पास भेज देता है। आपका सुख दूसरा आपको नहीं दे सकता है। अपने को सुखी रखने की जो उपाय हैं जी, उन उपायों में धन का आगम केवल सुख का साधन नहीं है। बहुत से करोड़पति भी दुखी दिखाई पड़ते हैं। बहुत सारे लोग जो है सुविधा को सुख मान लेते हैं, जबकि सुविधा जो है ये सुख नहीं है। आत्मसंतोष, आपके कर्म, आपकी क्रियाकलाप, यह आपके सुख का माध्यम है। और जो अपने लिए सोचता है, मैं समझता हूँ कि ईश्वर उसको बहुत सारा सुख नहीं देता है। जो दूसरों के लिए सोचने लगता है तो ईश्वर का शॉर्टकट मेथड है ईश्वर तक पहुँचने का। अच्छा सर, आप बंद कर दे, हाँ सवाल करना। अच्छा, जैसे आप राज्यसभा में हैं इस वक्त मौजूदा टाइप से, तो आपका क्या लक्ष्य है कि किस तरह से चीज़ों को डिफाइन किया जाए और कैसे? तो जो पद पे रहो ना, उस पद को आप सुशोभित करो, उसकी गरिमा को। आज जो महत्वपूर्ण विषय होते हैं देश के, मैं उन पर बोलता हूँ। मैंने अभी न्यूट्रल जेंडर कानून के बारे में बोला कि आजकल पति जो शादी होने वाली होती है वो देखकर, नीला ड्रम देखकर डरने लगा है। 1,55,000 से ऊपर पुरुषों ने 1 साल में आत्महत्या करी है या उनकी हत्या की गई है। 47,000 महिलाओं की हत्या हुई है। यानी पुरुष का उत्पीड़न का रेशियो बढ़ गया। महिला का उत्पीड़न नहीं हो, ये पहली प्राथमिकता। लेकिन हम पुरुष का उत्पीड़न और उसके परिवार का पूरा उत्पीड़न हो जाए, ये भी अच्छी बात नहीं है। मेरा कहता है कि महिला जला दी जाए, महिला को दहेज के लिए छोड़ दिया जाए, इनके खिलाफ कानून कठोर बने हैं और भी बनने चाहिए। नहीं होना चाहिए, जो अपराध करे उसको तत्काल सजा मिलनी चाहिए। मैं इसके पक्षधर हूं। लेकिन बहुत से केसेस आजकल आ रहे हैं, जो ये मोबाइल और शादी.com और कहाँ शादी हो जा रही है। पता चलता है कि पहले हमारे में होता था 7 जन्म तक साथ फेरे लिए तो पति पत्नी एक साथ रहेंगे, मानसिकता होती थी। आज 7वें दिन तलाक क्यों हो रहा है? और 7वें दिन मुकदमा दायर हो जाता है। 7वें दिन मुकदमे में पति के नाम, पति की माँ के नाम, बहन के नाम, बहनों ही सरकारी नौकरी में तो उसके नाम, साले बहन मतलब भाई भौजाई सब के नाम। और वो 10 साल मुकदमा लड़ते रहते हैं, न बहन की शादी हो पाती न उसका। बाद में पता चलता है कि कई मामलों में बड़ी शिकायतें भी मिली, आर्थिक विषय भी आया। नहीं होने चाहिए, न महिला का उत्पीड़न न पुरुष का। इसलिए एक समान कानून की बात मैंने कही थी कि इसमें जो गलत करे उसको दंड का अपराध बनाया जाए। तो उस प्रकार का एक विषय आया था इस संदर्भ में। और नारी का सम्मान, और नारी के लिए तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी पूरा एक बिल लाए हैं नारी शक्ति बंधन का, तो उसका अधिकार बढ़ेगा और महिला का सम्मान होना चाहिए, पहली प्राथमिकता है। उसी तरीके से मैंने अभी और ज्वलंत विषय संस्कृत के उन्नयन के लिए, उसके बाद मैंने कुछ ट्रेन जो धार्मिक स्थलों को जोड़ने की उनके लिए उठाया था। राज्यसभा में तमाम विषयों पर मैं बोला हूँ।
और इसकी मूल जड़ तो थी कि हमारी सांस्कृतिक जो पठन पाठन की प्रक्रिया है उसमें मूल्यों पर आधारित शिक्षा प्रारंभिक से हो, इस प्रकार का वक्तव्य भी मेरा रहा है। सर, क्योंकि अभी आपने जो एक बात की शिक्षा को लेकर, जो नई एजुकेशन पॉलिसी आई है 2020, तो इसको किस तरह से आप देखते हैं? मैंने इससे सभी बातों को समाहित किया है जी, और ये मेरा सौभाग्य था। उस समय में डिप्टी चीफ मिनिस्टर के साथ साथ उच्च शिक्षा भी था मेरे पास, और आदरणीय प्रकाश जावड़ेकर जी इसके शिक्षा मंत्री थे जब ये शिक्षा नीति बन रही थी। तो कई दौर के वार्ता में शिक्षा नीति की मीटिंगों में जो उसके चेयरमैन थे उनके साथ मेरे भी सुझाव लिए गए। कई घंटे हम लोग भी नई शिक्षा नीति के निर्माण में अपने सुझावों को देते रहे। बहुत बड़ी ये मोदी सरकार की सबसे बड़ा अचीवमेंट मैं कहूँगा, उन्होंने शिक्षा पर जोर दिया है और नैतिक शिक्षा भी उसमें एक अध्याय है, और प्रारंभिक से बच्चों का सर्वांगीण विकास हो, व्यवसायोन्मुक्त शिक्षा भी हो, और असमानता को समाप्त करने की कोशिश है इसमें। सर, अभी आपने बहुत अच्छा कहा कि जो शिक्षा को अब रोजगार से भी जोड़ा जा रहा है, शिक्षा को जो नई एजुकेशन पॉलिसी कैसे लोगों को देखिए, मैंने एक प्रयोग किया था, इसी को मैं रोजगार से जोड़ना चाहता था जी। मैंने एक बार कहा कि जो मदरसा के बच्चे पढ़ते हैं जी जी, तो उनका क्या होता है कि बच्चों को पासपोर्ट भी वो मदरसा की डिग्री से नहीं बनता, नौकरी भी उनको उसकी डिग्री से नहीं मिलती। बाहर विदेश जाते हैं तो विदेशों में भी उनको उसकी अहमियत नहीं मिलती है। तो ये कहा गया कि आप अपनी जो दीनी शिक्षा है वो तो रखो मदरसे में, और ये ऐसा आग्रह किया। और एक हाथ में पवित्र कुरान हो, एक हाथ में कंप्यूटर हो, और आधुनिक शिक्षा को भी सीखो, विज्ञान को भी सीखो, हिंदी को भी सीखो, गणित को भी सीखो, अंग्रेजी को भी सीखो, और एक समान रूप से आप योग्यता के मापदंडों पर खड़े उतरो। तो उस पर लोगों ने प्रचारित कर दिया कि वो तो मदरसा समाप्त करना चाहते हैं। नहीं भाई, आप तो अच्छे बनो ये चाहते हैं। तो बड़ी उसमें इस पर चर्चा चली थी कि मुझे खुशी है कि बहुत सारे मदरसे ऐसे हो गए जिनमें आधुनिक शिक्षा पढ़ाई जाने लगी है। सवाल ये कि जैसे भारतीय जनता पार्टी से, क्योंकि आप ABVP से भी जुड़े रहे हैं, तो आप क्योंकि जो लोगों के अंदर जो नैरेटिव है कई तरह के, चाहे वो समाजवादी पार्टी को हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, चाहे कांग्रेस को हो, चाहे MIM को हो, तो उन सारे जो नैरेटिव्स हैं उनमें भारतीय जनता पार्टी को किस तरह से आप परिभाषित करते हैं? मैं सोचता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक ही मूल मंत्र है, राष्ट्र का विकास, देश उन्नति करे, आपसी भेदभाव ये समाप्त हो, झगड़ा, पिछड़ा, अनुसूचित, दलित नहीं, हम सब हिंदुस्तानी कब बनेंगे? हम एक होकर रहे। बड़े ये पार्टी का भी और ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का भी है, और छोटी छोटी चीजों पर लोग इसका दुष्प्रचार करते हैं। श्री राम जन्मभूमि मंदिर का निर्माण मैं समझता हूँ कि एक राष्ट्र को जोड़ने की प्रक्रिया है, और इसमें उसके निर्माण के समय जो माननीय न्यायालय का आदेश आया, तो मुझे प्रसन्नता इस बात का है कि सभी लोगों ने इसको स्वीकार किया। ये जो तथाकथित धर्म के ठेकेदार थे, एक तरह तमाशा हुआ, जो कहते थे देश बढ़ जाएगा, देश हो जाएगा। ऐसा नहीं है, लोग समझदार हैं, और धीरे धीरे वो विपक्ष की रणनीति को, साजिशों को समझ रहे हैं। अच्छा सर, जो एक सवाल आया, अच्छा आपको अगर और क्योंकि आप कोई बड़ी जिम्मेदारी या अलग तरह की जिम्मेदारी दी जाए सरकार की तरफ से या भारत सरकार की तरफ से, तो आप किस तरह की जिम्मेदारी को उठाना के लिए? नहीं, देखो क्या है, मेरे पास इस समय सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, और वो है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की। और इस कार्यकर्ता की जिम्मेदारी से बाकी सब जिम्मेदारियां बहुत छोटी हैं, इसको मैं अच्छी तरह निर्वहन कर सकूं, और इसके साथ साथ जो भी काम पार्टी को या देश को मजबूत करने के लिए है वो मैं करता ही रहता हूँ। कोई मैं अपेक्षा नहीं करता, मैं काम करता हूँ, और काम के आधार पर पार्टी निर्णय लेती है। मैं कभी किसी चीज के लिए सिफारिश नहीं किया। अरे सर, यही से थोड़ा सा एक, क्योंकि आप अर्थशास्त्र के बहुत विद्वान हैं, आपसे कई बार अर्थशास्त्र को लेकर मुलाकात हुई, तो जो उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था है और जो यहाँ पर लगातार
ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी हो रही, उसको किस तरह से देखते हैं आप? अब इस पे मैंने टिप्पणी करी तो लोग मुझे दूसरा समझने लगे। मैंने इसके लिए योगी जी को बधाई दी थी और मैंने कहा था कि लोग उनको बुलडोजर, उनका मेरा प्रश्न था इसे आप ऐसे पत्रकार था कि वो तो बुलडोजर बाबा है। तो मैंने कहा कि आर्थिक रूप में 16-17 के आसपास एक्सप्रेस वे या जो एक्सप्रेस वे की तरह रोड बने 17 के आसपास है, तो इनको बनाने का काम जो हुआ इस सरकार में हुआ। आधा एक्सप्रेस वे बना था पिछली सरकार में। आज चारों तरफ रिंग रोड है, चारों तरफ एक्सप्रेस वे है, चारों तरफ आपको देखो तो रेलवे की नई लाइनें बिछ गई हैं। आज वंदे मातरम से, वंदे भारत से लेके तमाम बड़ी हाई स्पीड रेलें चलने लगी हैं, हवाई अड्डे की तरह स्टेशन बन गए हैं। अगर आप देखो तो आज 7-8 जगह मेट्रो चल रहा है। आज भारत की पहली रीजनल ट्रेन भी उत्तर प्रदेश में मेरठ तक आई है, दिल्ली से। तो और 2 हवाई अड्डे थे जब सरकार में 2017 में आए थे। आज 22 हवाई अड्डे उत्तर प्रदेश में है, 5 इंटरनेशनल हवाई अड्डे। कहाँ से कहाँ पहुंच गया उत्तर प्रदेश? क्या लाख आज मोबाइल दुनिया का सबसे ज्यादा कहीं बन रहा है, भारतवर्ष में उत्तर प्रदेश में बन रहा है। आज इलेक्ट्रॉनिक्स के आज डाटा सेंटर एशिया में कहीं है, भारत में नहीं एशिया में कहीं है। सबसे बड़ा सेंटर तो भारत में है, नंदानी ग्रुप का नोएडा में। तो आज हर चीज पे हम अव्वल जा रहे हैं। और आप क्या समझते हो ये जो बन के आएगा आपका ये जो हमारा ये हवाई अड्डा है या और हवाई अड्डे, इनकी 1/3 इनकम तो इन्हीं से प्राप्त हो जाएगी उत्तर प्रदेश को। उसके आसपास का एरिया डेवलप हो रहा है। दूसरी चीज कि हमारा जो आय बढ़ने वाला है, जो कितने लाख करोड़ का पूंजी निवेश हुआ है, वो अब फल देने लगा है। अब धीरे धीरे आय बढ़ रही है। और चौथी चीज जो सबसे बड़ी हो रही है कि हमारा जो जीएसटी कलेक्शन था बहुत ज्यादा बढ़ा और उसके आज 2 लाख करोड़ का प्रधानमंत्री जी के लगभग 2 लाख करोड़ का जो बाजार पैसा छूट उनकी जो बाजार में आ रही है। तो अब महीना 1.5 महीने बाद भारत की स्थिति बदल जाने वाली है। उपभोक्ता की मांग बढ़ेगी क्योंकि वो ज्यादा परचेजिंग पावर बढ़ रही है। मांग बढ़ेगी तो उत्पादन बढ़ाना पड़ेगा, उत्पादन बढ़ेगी तो मांग और पूर्ति का संतुलन बनेगा, और जब संतुलन बनेगा तो आर्थिक विकास, और आर्थिक विकास है तो मोदी जी का जो सपना है आत्मनिर्भर भारत, और आत्मनिर्भर भारत अगर हो गया तो 2047 का विकसित भारत। एक दूसरे से कनेक्टिविटी कैसे, डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, और तमाम प्रकार का जो प्रकल्प मोदी जी ने शुरू किया है, उसका लाभ उत्तर प्रदेश को मिल रहा है। अभी कुंभ का मेला लगा, 66 करोड़ लोग आए। आप क्या समझते हो, आए पैसा लेके उन्होंने प्रसाद खरीदा होगा, ठहरे होंगे, ट्रांसपोर्ट लेकर उत्तर प्रदेश में चले, वो 10 जगह गए, 10 जगह चढ़ावा मंदिरों को हुआ। तो आप क्या कितने लाख करोड़ का पैसा का लाभ हुआ है उत्तर प्रदेश को धार्मिक पर्यटन से। जहाँ 50,000 लोग आते थे, आज वहाँ 20 लाख लोग आ रहे हैं काशी विश्वनाथ मंदिर पे। जहाँ अयोध्या में अगर 5,000 लोग आते थे तो आज 2 लाख लोग आते हैं पर डे। अभी एक दिन में 10-10 लाख लोग भी आए हैं। तो ये जो धार्मिक पर्यटन की कनेक्टिविटी है, वो कनेक्टिविटी करके कि अब पहले आते थे ताजमहल देखते थे और लौट के खजुराहो चले जाते थे। अब ताजमहल नहीं, अब वो आते हैं बाबा विश्वनाथ के यहाँ दर्शन करते हैं, तो फिर विंध्याचल देवी जी का दर्शन करने जाते हैं, फिर वहां से वो अयोध्या आते हैं, अयोध्या से फिर वो चित्रकूट चले जाते हैं, और अंत में जाते समय वो नैमिषारण का दर्शन करके लखनऊ से ट्रेन या जहाज पकड़ के वापस चले जाते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा है कि कुछ घंटों में यात्रा हो जाती है। तो मैंने कहा था बाबा, माननीय मुख्यमंत्री जी बुलडोजर बाबा नहीं है, ये अर्थ प्रबंधन बाबा है। लोगों ने कहा आपने नया शब्द चुन दिया है। मुझे लगता है कि अगर उन्नति होगी ना तो क्या केवल हिंदू के लिए थोड़ी होगी, वो तो सबके लिए होगी, मुस्लिम के लिए। हमारा मुस्लिम बच्चा आगे पढ़े कितना अच्छा होगा। मेरे डर में कई बच्चों ने पीएचडी की है, मुस्लिम बच्चों ने, और आज बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं। तो नए युग की शुरुआत होना चाहिए। बीच में
राजनेता ऐसे आ जाते हैं जो धार्मिक उन्माद फैला के जैसे पहले करते रहे और धार्मिक विभेद करके बीजेपी को हुआ बना के, वो नहीं होना चाहिए। क्या अच्छी बात है।